नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं यूएस और ईरान के युद्ध में एक नई कड़ी जो जुड़ी है जिसका नाम है बाबल मंदेब। अब तक हम सब सोच रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, लेकिन अभी अभी एक ऐसा दरवाजा, वो दरवाजा जो यूरोप के लिए दरवाजे खोलता है, मिडिल ईस्ट के, एशिया के, इंडो पैसिफिक के, अब वो दरवाजा कहीं ना कहीं आंसुओं का दरवाजा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया का जो शिपिंग रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसे कहते हैं, जिससे दुनिया का 30% जो शिप ऑयल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट गुड्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं एशिया की तरफ और यहीं से पूरी दुनिया की तरफ। लेकिन एक और रूट है जो कि थोड़ा नज़दीक ही है, लेकिन ऐसा कहें कि वो रूट थोड़ा संकरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुकाबले वो रूट कम यूज़ किया जाता है, लेकिन वो रूट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। वो है बाबल मंदेब का रूट। बाबल मंदेब यमन से बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर, जहां यमन बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, वहीं आपको इस मैप पे दिख भी रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नीचे की तरफ बाबल मंदेब पड़ता है और यमन से बिल्कुल लगता हुआ ये एंट्री पॉइंट, यहीं से जो ऑयल रूट है, जो सऊदी अरेबिया से ऑयल जाता है, उस ऑयल के जाने का रूट यूरोप की तरफ, एशिया की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ यहीं से पड़ता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये एक और रूट है तो हमारे पास एक और मौका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान के जुल्मों से बचने का, लेकिन ये रूट आखिरकार इतना नुकसानदायी कैसे हो गया है? चलिए दोस्तों, आपको मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। जहां बात हो रही है सऊदी अरेबिया की, यूएई की, कतर की, बहरीन की, एक और देश है जिसका नाम है यमन। यमन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो एंट्री पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पर अस्थिरता है, अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि सरकार वहां पर अभी भी फैक्शंस में बटी हुई है और यूएई और सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपनी अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके वहां पर अपनी सरकारों के कंट्रोल मांगते रहते हैं, करते रहते हैं कोशिशें। लेकिन साथ ही साथ ईरान का भी एक रिबेल ग्रुप वहां रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है हुतीस, यानी कि अंसार अल्लाह। अंसार अल्लाह एक ऐसा ग्रुप है जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप में से, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, वैसे ही हुती हो गया, जैसे कि हमास था, वैसे ही उन्हीं ग्रुपिंग में ये आता है जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। और आपको पता होगा कि ईरान डायरेक्ट वॉर ना करने की जगह प्रॉक्सी ग्रुप से ही शुरू से स्ट्रैटेजी जो रही है ईरान की, वो यही है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू वॉर करना। अब बात ये हुई कि बाबल मंदेब जहाँ पर आता है तो वहाँ पर बात आती है पूरे मिडिल ईस्ट की। अब तक ऑयल का जो कंट्रोल था वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्षेत्र से हो रहा था, लेकिन अब जो बचा हुआ क्षेत्र था बाबल मंदेब का, जो लाल सागर से यूरोप का कॉरिडोर भी बनता है, उस पर आकर टिक गया था सऊदी अरेबिया का काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट। अब ये सारी जो जियोग्राफी मैंने आपको समझाई, इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना? आपने हमारे बैकग्राउंड में देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि वैसे तो नाम के ही प्रधानमंत्री है, क्योंकि सबको पता है कि असल में सरकार जो है पाकिस्तान में वो मिलिट्री चलाती है, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ का रोना निकल गया है, चीख निकल गई है। आखिर क्यों निकली है? क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ कुछ समय पहले एक पैक्ट साइन हुआ था। अब आप क्रोनोलॉजी को समझिएगा। सऊदी अरेबिया के साथ कुछ समय पहले पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। उस डिफेंस पैक्ट में ये क्लियरली लिखा था कि अगर सऊदी अरेबिया को कुछ होता है तो पाकिस्तान अपने हथियारों के साथ, अपनी मिलिट्री के साथ, ख़ास तौर पर अपने इस्लामिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब के साथ उनके साथ रहेगा और कोई भी युद्ध होगा तो वो खड़ा रहेगा जो भी अपोजिंग पार्टी होगी उसके साथ लड़ने के लिए। अब पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि वादा तो कर दिया है लेकिन निभाना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब मुश्किलों में आ गया है। आपको पता ही है, ईरान ने जब से सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में हर जगह यूएस के बेसिस पर अटैक करना, रिटेलिएट करना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया ने तंग आकर अपने देश में भी एक फुल ब्लोन वॉर की तैयारी कर ली थी और डिक्लेयर कर दिया था कि सऊदी अरेबिया भी अब इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल होगा। अब वापस से कनेक्ट करते हैं यमन पे, क्योंकि यमन पे मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया और यूएई कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर करते रहते हैं। मिलिट्री स्कर्मिशेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। यही हुआ
ईरान का एक प्लेन यमन में लैंड करने वाला था, लेकिन सऊदी अरेबिया की एयर स्ट्राइक ने, सऊदी अरेबिया के जेट्स ने उस प्लेन को लैंड करने नहीं दिया, जबकि वो प्लेन हूतीज़ के लिए, यमन में जो ईरान की प्रॉक्सी है उनके लिए हथियार लेकर आ रहा था। और ये प्लेन जब नहीं लैंड हो पाया तो जो हूतीज़ थे उनको हथियार नहीं मिल पाए, और कहीं ना कहीं उनके मन में सऊदी अरेबिया के लिए खटास पैदा हो गई, और पर्सनल राइवलरी की तरह ईरानी और हूतीज़ दोनों अब सऊदी अरेबिया को देखने लगे। अब ये जो मन की खटास थी, ये मिडल ईस्ट में जंग में कब बदल जाए ये कभी पता नहीं चलता। तो हूतीज़ ने भी क्लियर कर दिया कि अब सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी हम पूरे तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं। तो कुछ ही समय बाद क्या होता है कि जो बाबल मंदेब का जो स्ट्रेट है, जो लाल सागर से आता हुआ और अरेबियन सी की तरफ जाता है, इसी स्ट्रेट में, यहीं से सऊदी अरेबिया के 3 शिप्स निकले थे, जिन पर अटैक करके यमन के हूतीज़ ने उन शिप्स को तबाह कर दिया। उन शिप्स पर क्रू था, बहुत सारे सामान थे, तेल था, वो सारा जो सामान था वो एक तरीके से तबाह कर दिया हूतीज़ ने, जो कि ईरान की प्रॉक्सीज है और यमन में है। अब इस बात से सऊदी अरेबिया में सीधा मैसेज ये गया कि अब आपके यहाँ युद्ध होने वाला है, क्योंकि ईरान ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, हूतीज़ ने आपके शिप तबाह कर दिए हैं, और हूतीज़ ने ये साफ साफ बोल दिया कि किसी भी देश के जो शिप्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो इस रूट से अब आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर ये बात बोल दी गई है तो जाहिर सी बात है कि युद्ध तो होना है, और सऊदी अरेबिया सामने से इस युद्ध में यूएस के साथ खड़ा है, और कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ और हूतीज़ के खिलाफ सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया है। अब बारी आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने भी जब डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि सोचा नहीं था, अब निभाना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान ने पहला जो स्टेप था वो तो ले लिया। पहले स्टेप में उन्होंने वार्निंग दे दी हूतीज़ को, जो रिबेल्स हैं उन सबको वार्निंग दे दी कि अगर सऊदी अरेबिया पर फिर से अटैक हुआ या फिर कुछ दिनों में ये अटैक टले नहीं तो हम आपके ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे, अपनी नेवी भेजेंगे और आपको एक तरीके से नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान कुछ कह दे और ऐसा हो जाए, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने कह तो दिया, और हूतीज़ ने वही किया जो वो करना चाहते थे, उन्होंने अटैक किया फिर से और सऊदी अरेबिया को फिर से परेशान किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान ना कुछ कहने वाला है ना कुछ करने वाला है। तो पाकिस्तान एक तरीके से सऊदी अरेबिया और हूतीज़ के बीच में फंस चुका है। अब इस्लामिक बॉम्ब, जिसकी इतने समय से पाकिस्तान बात करता आ रहा है, क्योंकि सारी जो इस्लामिक कंट्रीज़, आप सभी को पता है कि किसी के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, सिर्फ एक देश, उसका नाम है पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने इस बॉम्ब को अपने सारी इस्लामिक इंटरनेशनल जो काउंसिल है उसमें जाकर प्रेजेंट करता है कि मैं आपका रखवाला हूं। और पाकिस्तान जो है, हमने ये एटम बॉम्ब आखिर बनाया किस लिए है? ये उसी दिन के लिए तो बनाया है जब हमारे इस्लामिक रिजीम पे या फिर इस्लामिक कंट्रीज पे अटैक होता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सबसे आगे खड़ा होगा वहाँ युद्ध करने के लिए। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं पर झांक भी नहीं रहा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इससे पहले की भी है। अगर बात करें तो ईरान ने जब पहले भी सऊदी अरेबिया पर मिसाइल्स चलाए थे, उनके बड़े बड़े शहरों पर, उनके बड़े बड़े महलों पर जब ईरान ने मिसाइल चलाए थे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन से अटैक किया था, उसके बाद भी पाकिस्तान एकदम शांत बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि कहीं ना कहीं यूएस के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है, जो इस्लामाबाद टॉक्स उन्होंने कराए, जिसका राउंड 2 जब आया तो राउंड 3 तक बात पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि राउंड 2 के बाद ही अमेरिका ने और ईरान ने MOU साइन होने के 10 दिन के भीतर ही ये जो अटैक्स थे फिर से शुरू कर दिए और सीज फायर को ख़त्म कर दिया। तो अब पाकिस्तान के पास तीसरा रास्ता कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पर डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। अमेरिका ने भी सऊदी अरेबिया के साथ, आपको पता होगा, रिसेंटली एक डील साइन करी है, सिविल न्यूक्लियर डील, जिसमें कि अमेरिका ने 30 सालों तक सऊदी अरेबिया को यूरेनियम देना या फिर एनरिच्ड यूरेनियम देना, इस पे अभी लगाम लगाई हुई थी। लेकिन अब फाइनली जाकर सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डील साइन कर ली है कि आपको हम यूरेनियम देंगे, और यूरेनियम देना सिविल, आपको पता है कि बॉम्ब बनाने का जो यूरेनियम होता है उसकी एनरिचमेंट 90% तक होती है, लेकिन सिविल जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए या फिर किसी और पावर प्लांट के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है, उसके लिए 6 से 7% में ही, एनरिचमेंट में ही आप वो काम कर सकते हो। तो
अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ अचानक ही ये 30 साल बाद ये डील साइन कर ली और ईरान कहीं ना कहीं अभी भी ये सोच रहा है कि शायद अमेरिका इस डील को साइन करने के लिए उतारू इसीलिए हो गया क्योंकि ईरान के पास भी एनरिच्ड यूरेनियम है और उसका मुकाबला करने के लिए अगर इजराइल तो खड़ा ही है, लेकिन अगर कोई इस्लामिक पार्टनर है जो इतना ज़्यादा रिलायबल है पाकिस्तान के बाद, क्योंकि पाकिस्तान हाल ही में आपको पता है कि अमेरिका से पैसे मांगने भी गया है, चंदा मांगने भी गया है। इस्लामाबाद टॉक से पहले भी उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेल आउट मांगा था और आईएमएफ से बेल आउट लेने के लिए भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट, आपको पता है ये सऊदी से भी जब डिफेंस पैक्ट हुआ था तो कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पैसा था वो लिया गया था फ्लड अफेक्टेड रीजन्स पे काम करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। वो सारा पैसा जो चंदा लिया गया है बड़े बड़े बैंक से, दूसरी कंट्रीज से, उन सबको वापस करने में लगा गया। फिलहाल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान फंस चुका है डिफेंस पैक्ट के बाद, और डिफेंस पैक्ट जिससे वो भारत को चिढ़ा रहा था, भारत को यह दिखा रहा था कि हमारे पास यानी कि पाकिस्तान के पास मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के पास नहीं है। जिसके बाद भारत में जो यूएई के क्राउन प्रिंस है अल नहयान, वो तुरंत आधे घंटे की अगले ही दिन आधे घंटे की मीटिंग के लिए यहाँ आए थे। आधे घंटे वो मीटिंग हुई और उसके बाद पूरा जो मिडल ईस्ट है वो सोच में पड़ गया कि आखिर अल नहयान इतनी स्पीड में, इतनी तेज़, इतनी जल्दी, अर्जेंटली आखिर भारत क्यों गए। तो पाकिस्तान जितनी भी बार ऐसी पॉलिसी साइन करता है उसको मुँह की खानी ही पड़ती है। अब भी पाकिस्तान फंस चुका है बिल्कुल। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो युद्ध है, आखिर ये युद्ध कहाँ किस तरफ जा रहा है। अगर नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे लग चुका है, बाबल मंदेब बंद हो चुका है, दूसरा रास्ता जो है वो केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप के लिए अगर कोई भी शिपमेंट वहाँ से गुजरता है, यूरोप में जाता है या यूएस की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन का जो ट्रांजिट टाइम है वो भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी बढ़ जाता है। कंपनीज का इंश्योरेंस बढ़ जाता है और हर चीज़ में इन्फ्लेशन जो है, हर कंट्री में जो है वो इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश तो यही है और पूरी दुनिया में हर देश के जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो इस युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अपडेट इस युद्ध के रिगार्डिंग आएगी वो हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। बाकी देश की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।